हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी प्रो। सो आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर कवर करेंगे। अब ये चैप्टर सेकंड चैप्टर है आपकी हॉर्नबिल बुक क्लास 11th का। अब फर्स्ट चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि पहले आप ये वाला चैप्टर खत्म कर लीजिए और फिर उस वीडियो को देखिएगा। वो आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। अब ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बताते हैं, ऑथर बताते हैं कि किस तरह से उनका जो शिप है वो डूबने वाला होता है पूरे ओशन में, लेकिन वो बाल बाल बच जाते हैं क्योंकि उनके पास यूनिटी होती है। वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो इस वजह से वो अपने शिप को काबू कर सकते हैं, काबू कर पाते हैं इस स्टोरी में, और वो खुद भी बचते हैं और अपनी फैमिली को भी बचाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम यही है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका पूरा नाम है इस चैप्टर का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मतलब अगर हम सब एक संग हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। इस चैप्टर का मतलब यही है, अगर हम एक संग हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता और हम नहीं मर सकते। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस होता है एकता पर, यूनिटी पर, कि वो बताते हैं कि अगर हम सब संग हैं तो हम नहीं मर सकते। अब ये सेकंड चैप्टर है आपका हॉर्नबिल बुक का, और एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कवर करा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज़, जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं वो स्टडी प्रो पे, जो ये चैनल है हमारा, इस पे प्रोवाइड कराए जाते हैं और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। लेकिन जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस स्ट्रीम वगैरह, तो उसकी भी नोट्स आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे जब आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे उस स्ट्रीम के। क्योंकि इंग्लिश के नोट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, लेकिन आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप स्टोरी को बहुत अच्छे से समझिए और टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से आप पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपडेट्स आती रहती हैं और आर्टिकल्स मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद किस तरह से पढ़ाई करनी है, ट्वेल्थ में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, और अलग अलग जनरल जो चीज़ें रहती हैं उनके बारे में भी यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट होते हैं। और हमारी वेबसाइट का लिंक भी टेलीग्राम चैनल पे भी, उसका जो सैम्पल पेपर्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, फ्री और पेड वाले जो रहते हैं। अब हमारी वेबसाइट पे जाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे जो सैम्पल पेपर्स हैं आपको मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे मिलेंगे, क्योंकि जो दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर आपको उस रेट पे नहीं मिल पाएंगे जो हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। उनसे हाफ रेट पे भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप एक बार वेबसाइट पे जरूर जाइएगा और शॉप पेज पे जाके देखिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा, आप अपने आप कंपैरिजन कर पाएंगे। अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये तो आपके लिए ज़रूरी है सैम्पल पेपर परचेज करना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अभी हम फिलहाल चैप्टर पे फोकस करते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। अब इसमें क्या बताते हैं सर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मतलब इसमें, मतलब अगर हम एक संग रहें, एक साथ रहें, तो हमें कोई नहीं मार सकता या फिर हमें मरने से डर नहीं लगता। इस चैप्टर में यही इसका टाइटल है, इस चैप्टर का पूरा नाम है। दिस चैप्टर समरी टेल्स अबाउट द एक्सट्रीम ब्रेवरी एंड द स्किल एग्जिबिटेड बाय गॉर्डन कुक। अब इस जो स्टोरी के राइटर है वो भी गॉर्डन कुक है, और वो अपने ही बारे में ये स्टोरी पूरी सुना रहे हैं। और वो बताते हैं कि अपनी जर्नी, अपनी जो शिप की जर्नी है, उनकी जो लाइफ की जर्नी है, और ये एक्सट्रीम ब्रेवरी के बारे में बताते हैं कि मैंने और मेरे परिवार वालों ने कितनी बहादुरी दिखाई उस तूफान से लड़ने में, जो इनकी जर्नी कर रहे थे, पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करना चाहते थे। उस जर्नी में जो एक बहुत भयानक तूफान आया था साउथ इंडियन ओशियन में, तो उसके बारे में ही बताते हैं, अपनी एक्सट्रीम ब्रेवरी के बारे में। गॉर्डन कोक्स फैमिली एंड क्रूमैन इन अ वॉर विद वाटर एंड द वेव्स फॉर एग्जिस्टेंस। अब वो बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। वो और उनकी फैमिली और जो क्रूमैन जो कि जहाज को संभालते हैं, वो उन्होंने दो लोग हायर करे थे जहाज संभालने के लिए उस ओशन के लिए, क्योंकि वो ओशन बहुत खतरनाक था, उसमें आए दिन तूफान आता रहता था। तो हम आगे पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ उस कहानी में, फिर हम पूरे डीप में जाकर ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में यही बताया है कि उन्होंने किस तरह से उस पानी का जो वॉर था, यहाँ पे वॉर विद वाटर लिखा है, मतलब उनकी जंग किसी देश या किसी सेना के साथ नहीं थी, उनकी जंग थी उस पानी के संग, उन पानी की लहरों के संग। तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है कि इन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया है। एंड द वेव्स फॉर एक्सिस्टेंस, अब जो वहाँ पे जो पानी की वेव्स थी उनसे उनकी लड़ाई थी। इन द मंथ ऑफ जुलाई इन ईयर 1976, जुलाई के महीने में 1976 में, द राइटर हिज वाइफ मैरी, जो राइटर थे गॉर्डन को, वो, उनकी वाइफ मैरी, उनका जो बेटा था जोनेथन, और उनकी जो बेटी थी सुजैन, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ in England to duplicate the round the world journey made 2 years ago by Captain James Cook। अब वो बताते हैं कि वो प्लाईमाउथ से, जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में एक जगह है प्लाईमाउथ, वहाँ से वो पूरा डुप्लीकेट कह सकते हैं, मतलब वो वही उसी रास्ते से ही वो वर्ल्ड ट्रेवल करना चाहते थे जिस
रास्ते से जेम्स कुक ने 200 साल पहले करा था, क्योंकि वो 200 साल पहले जिस रास्ते से जेम्स कुक ने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करा था, राउंड द वर्ल्ड, यहाँ पे लिख रहा है। राउंड द वर्ल्ड का मतलब है वर्ल्ड ट्रेवल, वर्ल्ड की पूरी जर्नी, ये बताते हैं। तो जिस रास्ते से जेम्स कुक ने 200 साल पहले वर्ल्ड ट्रैवल करा था, उसी रास्ते से ये जो गॉर्डन कुक और उनकी फैमिली है वो ट्रैवल करना चाहती थी। और वो कहाँ से चले थे? प्लायमाउथ से, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। दे टुक द ट्रिप इन देयर प्रोफेशनली डिजाइंड शिप नेम्ड द वेव वॉकर। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी सी और एक बहुत ही प्रोफेशनल शिप बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था वेव वॉकर, मतलब वेव पर जो तैर सके, वेव पर जो चल सके, जो पानी की वेव्स होती हैं, इस तरह से उन्होंने उसको नाम दिया था। अकम्पेन्ड बाय 2 सेलर्स। सेलर्स कौन होते हैं? जो मतलब मेनली शिप को चलाते हैं, क्योंकि शिप हल्का फुल्का तो इन्हें फंक्शनिंग पता थी शिप की, पर ऐसा तो नहीं है कि ये शिप को अच्छी तरीके से, पूरा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए, क्योंकि साउदर्न इंडियन ओशन में आए दिन तूफान आते रहते थे, तो उनसे तो इनको कोई प्रोफेशनली हायर करना पड़ता ना। तो ये 2 प्रोफेशनल आदमी थे, लैरी लैरी विर्जिल और हर्ब सेलर। ये जो लैरी विर्जिल था ये अमेरिका से था, और ये जो हर्ब सेलर था ये स्विट्जरलैंड से था। तो ये दोनों थे, मतलब ये जो 2 सेलर्स यहाँ पे भी ऊपर बताया हुआ था। अभी कहाँ पे हमने देखा था? ये देखिए, हाँ, यहाँ पे ये जो क्रू मैन लिखा हुआ है, फैमिली एंड द क्रू मैन इन्वॉल्व, तो मतलब यही क्रू मैन इन्हीं को ही कहा गया है, लैरी विर्जिल और हर्ब सेलर को, ये जो दोनों उन्होंने हायर करे थे टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स कोर्सेस्ट ओशियंस, मतलब सबसे दुनिया का कठिन समुद्र में से एक समुद्र है साउदर्न इंडियन ओशन। ये देखिए, ये वाला ओशन, साउदर्न इंडियन ओशन। यहाँ पे बहुत ज्यादा आए दिन तूफान आते रहते हैं, बहुत ज्यादा शिप, यहाँ पे कई बार शिप डूबी हुई हैं। तो ये बहुत डेंजरस इस ओशन को आप कह सकते हैं। यहाँ पे डेंजर होता है, काफी ज्यादा डेंजर होता है यहाँ पे, और इसलिए इनको 2 प्रोफेशनल हायर करने पड़े इस समुद्र से जाने के लिए, लैरी विर्जिल और हर्ब सेलर। अब इसी के आसपास ये जो कहानी है चलती है, और बहुत मजेदार कहानी है। तो आइए मैं शुरू करते हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। The first portion of the journey, that is about 105,000 kilometers up to Cape Town, passed off very enjoyably. अब जो पहला, जो हम कहें कि जो ये पहला पार्ट था, अब इन्होंने जर्नी को, ऐसा नहीं है कि पूरी एक जर्नी, पूरा एक, जैसे ये अर्थ है तो इसका पूरा एक एक चक्कर लगा लेंगे, ऐसा इनका मतलब ये नहीं था। इनका मतलब था कि इन्होंने पोर्शन में डिवाइड कर दिया, कि जैसे ये अर्थ का ये पोर्शन, एक फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, ये थर्ड फेज, इस तरह से इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट पोर्शन, अभी फर्स्ट पोर्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन कितना था? 105,000 किलोमीटर्स, इतने किलोमीटर्स इनको पहले पार्ट में कवर करना था। तो वो कहाँ तक था? वो था केप टाउन तक। अब के कहाँ से था? ये चले कहाँ से थे? प्लायमाउथ से। ये प्लायमाउथ से चले थे, और कहाँ तक था? केप टाउन तक। प्लायमाउथ से केप टाउन तक पहला इनका जो पोर्शन था वो था 105,000 किलोमीटर्स का, जो कि बहुत मजे से पास हो गया था। इन्होंने कहा कि इसमें तो कोई मुझे दिक्कत ही नहीं है, ये बहुत आराम से हमने पास कर लिया, जो इसका फर्स्ट फेज था, फर्स्ट पोर्शन था इस जर्नी का। ऑन द सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब केप टाउन तक तो वो उन्होंने फर्स्ट फेज पार कर लिया, फर्स्ट पोर्शन उन्होंने अपनी जर्नी का पार कर लिया। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आया, मतलब वो केप टाउन से जब चले दूसरे फेज के लिए, दूसरे पोर्शन के लिए, तो उसके दूसरे दिन ही स्टॉर्म्स जो थे, विंड स्टॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉर्म्स, उन्होंने उसको टैकल कर लिया, उनकी शिप को। उनकी शिप बहुत ज़्यादा, मतलब फंस गई। उन जो ये हाई वेव्स आती हैं, हाई वाटर वेव और क्लाउडी स्टॉर्मी क्लाउड्स, और इन सब में उनकी जो शिप्स थी वो पूरी शिप थी वो पूरी फंस गई। विंड स्टॉर्म्स डिडंट वरी अबाउट द नरेटर। अब जो विंड स्टॉर्म्स थी, जो कि बहुत तेज हवा चल रही थी, वो नरेटर के लिए दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जो वेव्स थी ना, जो मतलब बहुत ऊंची ऊंची लहरें थी पानी की, वो उसको बहुत दिक्कत दे रही थी। अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स above that was high as the mainmast। मतलब उसने बताया कि जो 15-15 मीटर, शिप से 15-15 मीटर की जो लहरें थी और जो शिप पर आ रही थी, वो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही थी, और उसे डर लग रहा था कहीं हमारी शिप डूब ना जाए। ऑन द 25th of December the writer's ship reaches in the southern Indian Ocean, that was about 3500, 3,500 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन। अच्छा, मतलब यहाँ पे एक मिनट ये बताते हैं, जब वो 25 दिसंबर को, ये रखा 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस वाले दिन, साउदर्न इंडियन ओशन में पहुंचे, मतलब साउदर्न इंडियन ओशन के एकदम आप मान लो कि पीक पॉइंट पर वो पहुंचे। दैट वाज अबाउट 3500 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन। जो केप टाउन से चले थे वो 3500 किलोमीटर्स दूर आ चुके थे केप टाउन से। ये लिख रहा, ये केप टाउन से, ईस्ट ऑफ केप टाउन से वो 3500 किलोमीटर दूर आ चुके थे।
और वो 25 दिसंबर को आए थे। लेकिन उन्होंने अपनी जो उनकी फैमिली थी, इस वर्ष से वर्ष सिचुएशन में भी उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट करा और न्यू ईयर को वेलकम करा। अब यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि कितनी खराब सिचुएशन थी, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया, अपनी यूनिटी नहीं खोई। वो हमें खुशी खुशी इस चीज़ को ट्रैवल कर रहे थे, इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तो वो उन्होंने ट्रैवल के संग संग मतलब अपना काम भी करा शिप पे, जैसे कि पानी जो भर जाता था शिप में थोड़ा बहुत, उसे हटाना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तूफान नहीं आया था, असली तूफान तो भी आना बाकी था। तो वो जो तूफान आ रहा था, लगातार आ रहा था, तो वो जो 2 सेलर्स थे वो तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन इन सब ने इस बीच में 25 दिसंबर को क्रिसमस भी सेलिब्रेट करा और न्यू ईयर जो था उसे भी वेलकम करा। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद न्यू ईयर भी इन्होंने वेलकम करा। एक मिनट, ये देखिए, मतलब इतने तूफान के बीच में जब ये क्या कहाँ से चले थे, ये चले थे केप टाउन से। केप टाउन से आगे चलने के बाद 3500 किलोमीटर चलने के बाद भी ये बीच में फंस गए तूफान में, तब भी इन्होंने 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करा और न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करा, न्यू ईयर को वेलकम भी करा। सो अब ये इसके आगे की कहानी बताएंगे। 1 जनवरी को इन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट करा। अब 2 जनवरी से इनका ये जो था, ये बहुत और भी दिक्कत इनकी बढ़ गई। जो वेव थी, जो 15-15 मीटर ऊंची थी शिप से, वो अब और भी ज्यादा ऊंची हो गई, वो और भी ज्यादा बड़ी लहरों में बदल गई, मतलब और ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें आने लग गई। अनफ्रेंडली वेदर एंड द मैसिव वेव्स फोर्स द सेलर्स टू स्लो द स्पीड ऑफ द शिप। अब वो अगर पानी का भाव तेज है और वो तेज भगाएंगे, मतलब तेज चलाएंगे शिप को, तेज और तेज भगाएंगे वो शिप को, तो शिप तो टूट जाएगी। लेकिन अब उन्होंने क्या करना पड़ा कि जब ये जो वेदर है ये बहुत खराब था और जो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची पानी की लहरें उठ रही थी, तो सेलर्स को क्या करना पड़ा, शिप की स्पीड कम करनी पड़ी, मतलब शिप को धीरे करना पड़ा। ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड टेक वेरियस अदर प्रिकॉशंस। अब उन्होंने जो स्टॉर्म जिब क्या होता है, स्टॉर्म जिब होता है, ये आपने देखा होगा, ये स्टॉर्म जिब, ये देखो, ये जो ऊपर कपड़ा सा लगा रहता है ना, ये आपने शिप के ऊपर देखा होगा स्टॉर्म जिब। ये ये जो ये क्या कहते हैं इसे, ये कपड़ा लगा हुआ होता है शिप के ऊपर, ये जो कपड़ा लगा हुआ होता है इसे स्टॉर्म जिप कहते हैं। ये मतलब जो तेज हवाएं चलती हैं उसको क्रॉस होने से बचाता है, जिससे कि शिप टेढ़ी, मतलब एक तरफ झुक ना जाए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाए शिप, इससे ये बचाता है स्टॉर्म जिप। एंड टेक वेरियस अदर प्रिकॉशंस। अब उन्होंने स्टॉर्म जिप को भी लगाया और अलग अलग प्रिकॉशंस जो थे वो फॉलो करे, शिप की जो स्पीड थी वो स्लो कर दी। द रिस्क वॉज सो ऑब्वियस दैट द सेलर्स अकम्प्लिश लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच द लाइफ लाइन बोट्स एंड द लाइफ जैकेट्स। अब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, जैसे उन्होंने जो ऑयली जैकेट्स होती हैं जो पानी में नहीं डूबती हैं, उन सब ने वो पहन ली। जो आपने देखा होगा कि शिप के साइड में जो छोटी छोटी बोट्स होती हैं वो उन्होंने अटैच कर ली, लाइफ लाइन बोट्स जो रहती हैं वो अपनी बोट से अटैच कर ली। और लाइफ राफ्ट ड्रिल, इनकी कोई ड्रिल होती होगी, मतलब ड्रिल से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पानी से बचने के लिए या फिर जो बड़ी बड़ी लहरें हैं उनसे बचने के लिए जो भी इनको ज़रूरत थी, उन्होंने वो सब तैयारी अपनी कर ली कि मतलब ज़्यादा तेज तूफान आएगा और तेज तूफान आने वाला है, तो उन्होंने पहले से सब तैयारी करके रख ली। अनएक्सपेक्टेडली एट 6 PM, शाम के 6 बजे, ए टेरिफिक एक्सप्लोजन शूक द वेव वॉकर एंड द राइडर वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड। अब क्या हुआ, 6 बजे के जैसे ही शाम के मतलब 6 बजे, तो एक बहुत तेज धमाका हुआ। मतलब इन्हें बताऊं धमाका कैसे हुआ, इन्होंने पहले पीछे देखा कि एक बहुत बड़ा काला बादल है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा पास आता गया तो इन्हें रियलाइज हुआ कि वो काला बादल नहीं है, बहुत ऊंची लहर है जो इनकी शिप से टकराने वाली है। और वो जैसे ही शिप से टकराई, इनके शिप में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ 6 बजे वेव वॉकर पे। इनकी शिप का नाम था वेव वॉकर। वेव वॉकर पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे राइडर को क्या हुआ, मतलब जो राइडर थे जो ये सुना रहे हैं कहानी, इनको क्या हुआ, ये ओवरबोर्ड, ये शिप के ऊपर जाके गिरे और शिप से बाहर चले गए। मतलब और इनके पूरे इनके जो पूरा फोर हेड है ऊपर सिर की तरफ इनके पूरे खून निकल गया। द वेव वॉकर वॉज अबाउट टू ओवरटर्न व्हेन अनदर मैसिव वेव हिट, थ्रोइंग इट अपराइट वन मोर टाइम। अब वो बता रहे हैं कि जो वेव वॉकर है उसको अगर वो बस पलटने ही वाला था, अगर उसे एक और तेज वेव, मतलब जो एक और पानी का जो भाव था, वो उसे एक और बार टक्कर मार देता तो शिप पूरी पलट जाती। द राइडर वॉज थ्रोन बैक अगेन ऑन द डेक, हिज हेड एंड रिब्स वर स्मैश्ड टचिंग द वॉल्स ऑफ द वेव वॉकर। अब क्या कहते वो बताते हैं कि जैसे ही वो ओवरबोर्ड पे जाकर गिरे, तो उनका क्या हुआ, उनके हेड में से खून निकलने लग गया, उनकी जो रिब्स थी वो डैमेज हो गई और वेव भी काफ़ी डैमेज हो गया था, और उनकी जो ये लेफ्ट हैंड था उसकी बोन्स भी डैमेज हो चुकी थी। वो बताते हैं कि उनकी किस तरह से बहुत ज़्यादा इंजरीज थी। अभी वो ये भी बताते हैं कि इतनी इंजरीज के बाद भी द राइटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड डिसाइडेड टू हैंडल इट ऑन हिज ओन। अब इतनी इंजरीज के बाद भी उनकी हड्डी टूट गई, उनकी रिब्स में डैमेज आ गया,
उनके माथे में से खून निकल रहा था। लेकिन इस चीज के बावजूद, इन इतनी इंजरीज के बावजूद भी राइटर क्या करते हैं, राइटर ये सोचते हैं कि अब इस शिप को मुझे ही संभालना है और इस शिप को मैं ही हैंडल करूंगा, इस सिचुएशन से भी इस शिप को मैं ही बाहर निकालूंगा। द राइटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड डिसाइडेड टू हैंडल इट ऑन इट्स ओन। अब उन्होंने अपने पर सब कुछ ये काम सौंपा और खुद अपने ये पूरा जिम्मा उठाया। लैरी एंड हर्प स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर फ्रॉम द शिप। अब जो लैरी और हर्प थे, जिसको जो ये दो सेलर हायर करे थे इन्होंने, तो उन्होंने भी फटाफट शिप से पानी बाहर निकालना शुरू करा, क्योंकि शिप में बहुत ज्यादा पानी भर गया था और एक बहुत तेज भाव की वजह से इनकी शिप को बहुत डैमेज पहुंचा था। द ऑथर समहाउ मैनेज्ड टू कवर द कैनवास अक्रॉस द गैप्स टू स्टॉप द वाटर। अब उन्होंने क्या करा, कैनवास जो था उसे फटाफट से कवर करा, जिससे कि जो गैप्स थे ना, जो गड्ढों के बीच में जो शिप में हल्के फुल्के गड्ढे हो गए थे, उनके बीच में से पानी आना था, वो भी इन्होंने बंद करा। मतलब उसकी जैसे ये शिप है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से ये इसको कहते हैं, ये यहाँ पे जो गड्ढे हो गए थे, यहाँ से जो पानी आ रहा था, फटाफट इन्होंने इसका इंतजाम करा और इसे बंद करा, क्योंकि पानी अगर बढ़ जाता तो शिप ऑलमोस्ट डूब जाती, क्योंकि इतनी हाई वेव्स के संग तो शिप का तैर पाना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने फटाफट से पहले उन जो ये गैप्स थे उनको फिल करा और पानी आना बंद हुआ। मोरोवर देयर हैंड पंप्स स्टॉप फंक्शनिंग एंड द इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किटेड एट द सेम टाइम। अब और नई मुसीबत क्या हुई कि जो इनके हैंड पंप्स थे जिससे पानी निकाल रहे थे, और इलेक्ट्रिक पंप्स जिससे कि वो दोनों सेलर पानी निकाल रहे थे, उस तो हैंड पंप चलना बंद हो गए और जो इलेक्ट्रिक पंप्स थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए। ये बहुत दिक्कत वाली बात थी, लेकिन इन सब के बीच में भी इनका लक साथ दे गया। और क्या हुआ, द राइटर फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिकल पंप दैट वाज इन अ वर्किंग कंडीशन। उन्हें एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप दिखा जो कि वो अपने संग लाए थे और वो पूरी वर्किंग कंडीशन में था। अब पूरी रात उन्होंने क्या करा, जो पानी था वो बाहर निकला, कोई भी पूरी रात सोया नहीं, स्टीयरिंग को वो संभाले रहे और पूरी रात वो अपनी शिप को रिपेयर करते रहे। और रेडियो सिग्नल जो हम भेजते हैं ना, कि शिप से रेडियो सिग्नल भेजते हैं कोई हेल्प के लिए, तो उन्होंने अपनी हेल्प के लिए भी रेडियो सिग्नल्स लगातार भेजे। द ऑथर चेक द चार्ट्स एंड फाउंड दैट एम्स्टरडैम, ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वाज देयर लास्ट होप। अब उन्होंने क्या करा कि फटाफट से वो ये काम करने के बाद उस रात कोई भी नहीं सोया, वो सब अपना काम करते रहे। और जो ऑथर थे वो फटाफट से ऊपर कैबिन में गए, उन्होंने चार्ट देखा, अपना मैप वाला जो चार्ट था वो देखा। अब उन्होंने एक एस्टिमेट आइडिया लगाया कि हम इस जगह पर हैं। ये ये मैप देखकर, इन्होंने इस तरह का मैप देखकर उन्होंने लगाया आइडिया कि हम इस जगह पर हैं। तो उन्होंने जो सेलर था उसको ऑर्डर दिया कि तुम 185 डिग्री में इस शिप को टर्न कराओ। 185 डिग्री में शिप को टर्न कराओ। मेरे हिसाब से 185 डिग्री पे टर्न कराने पे कुछ टाइम में हम एक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे, एक ये जो एम्स्टरडैम, जिसका नाम है एम्स्टरडैम। और उन्हें पता था कि अब यही उनकी आखिरी उम्मीद है। हालांकि इतने बड़े एरिया में, 1,05,000 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया में, सिर्फ 65 किलोमीटर का एक आइलैंड जिसका नाम था एम्स्टरडैम, उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। लेकिन जो ऑथर है उनको अपना पे सेल्फ बिलीफ था, उन्हें पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और उन्होंने अच्छे से मैप की स्टडी भी करी थी। तो उन्होंने 185 डिग्री पे वो शिप को टर्न करवाया और वो वहां पे चले गए। अब इस बीच में वो सोने चले गए, थोड़ा आराम करने चले गए अपने नीचे, और जो सेलर था उसने बोट टर्न करा दी। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये भी बताते हैं, स्यू एंड जॉन गॉट हेविली इंजर्ड बट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे वर ऑल टुगेदर। अब जो दोनों बच्चे थे उन्होंने बताया कि हम मरने से नहीं डरते जब तक हम दोनों संग हैं, जबकि वो बहुत बुरी तरीके से घायल थे। स्यूज हेड गॉट स्वेलिंग एंड शी वाज हैविंग अ डीप इंजरी। अब जो वो लड़की थी, जो उसकी बेटी थी, उसको बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी और उसका जो सिर था वो भी सूजा हुआ था और काफी ज्यादा उसके चोट लगी हुई थी, लेकिन वो तब भी नहीं घबरा रही थी। मोर ओवर द राइटर बिकेम एक्स्ट्रा डिटरमाइंड टू सी द करेज ऑफ दिस चिल्ड्रन। अब उसके बच्चों का करेज देखते हुए, उसके बच्चों की हिम्मत देखते हुए, जो ऑथर था वो उसमें खुद भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ी उसकी, कि उसके बच्चों, मतलब जो उसके बच्चे हैं वो नहीं डर रहे इस तूफान से, तो वो कैसे डर सकता है। अब उसने जो एस्टिमेट आइडिया लगाया था 185 डिग्री पे शिप को टर्न करा के, वो उसका आइडिया जो था वो बिल्कुल एग्जैक्ट था और बिल्कुल सही था। और 185 डिग्री पे टर्न कराते ही उसकी शिप 2 या 3 घंटे में एक आइलैंड के पास पहुंची जिसका नाम था एम्स्टरडैम। अब वो एक वॉल्केनिक आइलैंड था, मतलब वहाँ पे वॉल्केनो आते रहते थे, लेकिन वो एक तरह से अनफर्टाइल जमीन, इनफर्टाइल जमीन हम कह सकते हैं, जैसे इनफर्टाइल होता है ना, ऐसे उस तरह से वो वेस्ट आइलैंड था, जहाँ पे 28 जो इनहेबिटेंट्स थे, जो वहाँ के निवासी थे, जो वहाँ रहते थे, वो रेडी टू रिसीव, क्योंकि उन्होंने उस शिप का सिग्नल पकड़ा था, तो वो उसकी व्यवस्था में वहाँ पे लगे हुए थे क्योंकि हेल्प करने के लिए, और वो वहाँ पे पहुंच गए। ये साइंटिफिक बेस, फ्रेंच का साइंटिफिक बेस, ये पूरा आइलैंड है, ये रहा पूरा आइलैंड, और ये जो है ये इसका साइंटिफिक बेस है।
ये इसका साइंटिफिक बेस, फ्रेंच का साइंटिफिक बेस, और ये पूरा आइलैंड ये इनकी हेल्प के लिए पहुंच गए फटाफट से वहाँ पे। अब ये यहाँ पर जाकर ये बच गए। तो इसी तरह से ये कहानी बहुत अच्छी थी कि मतलब उन्होंने अपना करेज नहीं खोया, उन्होंने अपना सेल्फ बिलीफ नहीं खोया, और उन्हें अपने आप पर पूरा विश्वास था, अपनी यूनिटी पर विश्वास था कि हम बच सकते हैं अगर हम एक संग हैं तो इसी के चलते उन्होंने अपनी जान बचाई, अपने परिवार की जान बचाई और अपने शिप को भी बचाया। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? To sum up, we are not afraid to die if we can all together. Summary, we can say that collective power of unity. एक मिनट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। We can say that collective power of unity and never failing confidence. Collective power of unity and never failing confidence. मतलब यूनिटी की पावर, एकता में शक्ति, और नेवर फेलिंग कॉन्फिडेंस, कभी नहीं हारने वाला, कभी नहीं हार मारने वाला कॉन्फिडेंस सेलर का और जो राइटर है उसका। उसने उसे पॉसिबल बना दिया कि वो वहाँ पे सरवाइव भी कर पाए, वहाँ से वो उस सिचुएशन से बच भी पाए और केम आउट फ्रॉम द जॉज ऑफ द डेथ, मतलब वो मौत के मुंह से बाहर भी आ पाए। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये दिखाया गया है कि एकता में कितनी शक्ति है, और वो सब एक साथ थे इसलिए वो वहाँ से बच भी सके। और वो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस एक भी बार खोया नहीं, उन्हें पता था कि अगर हम एक संग हैं तो हम बच जाएंगे, और उसके परिवार वालों को भी पता था कि अगर हम एक संग हैं तो हम बच जाएंगे। उसके परिवार वालों ने भी कोई दिक्कत नहीं करी, और वो खुद भी जानते थे कि अगर हम हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हम इस टॉर्म से भी जीत सकते हैं और अपनी शिप को भी बचा सकते हैं। तो इसी को पॉसिबल करा सेलर ने और उनकी फैमिली ने और खुद राइटर ने, कि जिससे कि वो मौत के मुंह से बाहर आ पाए और उस आइलैंड पे वो पहुंचे। उन्होंने अपनी यात्रा जो थी आगे की वो पूरी करी। ये तो स्टोरी में नहीं बताया है, पर वो उस जगह से बच पाए जहाँ से बहुत कम शिप्स बच पाती हैं, उस ओशन से। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब इसका एक ही मोरल है, मतलब मल्टी मोरल स्टोरी है हालांकि, लेकिन इसका जो मेन है वो है यूनिटी। यूनिटी यूनिटी के बारे में चैप्टर बताता है। ये स्टोरी राइटर जो है इस बारे में ये स्टोरी बताते हैं यूनिटी के बारे में। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टॉपर के आंसर्स के लिए आपको सैम्पल पेपर्स ही लेने पड़ेंगे। अब या तो आप किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट से ले लो या फिर आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। अब वहाँ पे फ्री का कंटेंट, हमारी वेबसाइट पे फ्री का कंटेंट भी अवेलेबल है, आप उसी भी जाकर चेक करिएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जो पेड कंटेंट है, जो पेड सैंपल पेपर्स है, वो इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप उन्हें नहीं हायर कर सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स के संग अवेलेबल भी हैं और उसमें काफ़ी सारे ऑफर्स भी हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप शॉप पेज पर जाइएगा। शॉप पेज पर जाने के बाद आप जो भी आपको सैंपल पेपर चाहिए, अगर ओसवाल के सैंपल पेपर्स, ओसवाल पब्लिशर जो कि वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करती है, उसके भी सैंपल पेपर वहाँ पे हैं। तो आप वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पे क्या करिएगा, जितने भी आपको सैंपल पेपर्स लेने हैं आप वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। और चेकआउट की ड्यूरिंग आप कोड लगाइएगा स्टडी प्रो 15, स्टडी प्रो 15। ये आपको तब लगाना है जब आपका जो टोटल है वो लेस देन 200 है। लेकिन अगर आपका जो टोटल है वो ग्रेटर देन 200, एक मिनट ये उल्टा हो गया। अगर आपका जो टोटल है वो लेस देन 200 है तो आपको स्टडी प्रो 15 लगाना है। लेकिन अगर आपका जो टोटल है वो ग्रेटर देन 200 है तो आप कौन सा कूपन लगाएंगे, गेट 40 और इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और आप एक बार चेक जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सारी वहाँ पे जो पोस्ट हैं उन्हें भी रीड करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।